हेलो डियर लर्नर्स। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एपीजेनेटिक्स। हम देखेंगे कि एपीजेनेटिक्स क्या है और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द एपीजेनेटिक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ द एपीजेनेटिक्स। सो लेट्स बिगिन विद दिस लेक्चर। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि एपीजेनेटिक्स का क्या मतलब होता है। एपी मीन्स अबव और जेनेटिक्स, जैसे कि आप सभी को ही पता है कि जेनेटिक्स का मतलब होता है इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। मतलब कि एपीजेनेटिक्स में क्या करेंगे कि हम जेनेटिक्स के ऊपर जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास डीएनए है और उस डीएनए में जो भी जीन्स हैं, उन जीन्स को हम ऑन या ऑफ करना चाहते हैं। तो उस ऑन या ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। लेकिन ध्यान रखिए कि जो जीन्स का सीक्वेंस है वो, या डीएनए का जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो मॉडिफिकेशंस हैं वो उसके एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो देखी जाएंगी, लेकिन जो जीन का रीडिंग सीक्वेंस है उस रीडिंग सीक्वेंस में चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि हम बात करेंगे डीएनए मिथाइलेशन या फिर हिस्टोन मॉडिफिकेशन। तो चाहे आप डीएनए मिथाइलेशन करवाओ, चाहे हिस्टोन की मॉडिफिकेशन करवाओ, लेकिन इन दोनों ही फिनोमेना से जो डीएनए के ऊपर जीन्स का सीक्वेंस आएगा, उस सीक्वेंस के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो आई रिपीट वंस अगेन कि एपीजेनेटिक्स में जो भी मॉडिफिकेशंस होंगी वो डीएनए के एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस होंगी। मे भी हो सकता है एनवायरनमेंट की वजह से हो जाएं, लेकिन बेस्ट एग्जांपल क्या है, डीएनए मेथाइलेशन और साथ में हिस्टोन का मॉडिफिकेशन। इसी तरह से जैसे कि एपीजेनेटिक्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जो एपीजेनेटिक्स है वो एक हेरिटेबल चेंज है जो कि जीन एक्सप्रेशन में होता है। अब चाहे वो जीन्स एक्टिव भी हो सकते हैं या फिर इनएक्टिव जीन्स भी हो सकते हैं। मैं बार बार एक ही पॉइंट यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है कि जो भी चेंजेस होंगे वो एक्सटर्नल चेंजेस होंगे। मतलब कि सिर्फ फिनोटाइप में चेंज होगा, अगर चेंज हुआ भी तो चेंज फिनोटाइप में होगा विदाउट अ चेंज इन द जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में चेंज नहीं होता है। एपीजेनेटिक्स में जो चेंजेस आएंगे वो फिनोटाइप में चेंजेस आते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फिनोटाइप में चेंजेस होंगे विदाउट द चेंज इन अ जीनोटाइप। इसी तरह से जो भी एपीजेनेटिक चेंजेस हैं वो रेगुलर होते हैं और नेचुरल अकरेंस है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एपीजेनेटिक चेंजेस हैं ये फैक्टर्स के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि मान लो एज है या एनवायरनमेंट है या लाइफस्टाइल है या कोई डिजीज़ का स्टेट है। तो इससे क्या होगा, जो भी एपीजेनेटिक चेंजेस हैं वो देखे जाएंगे। सो एपीजेनेटिक मॉडिफिकेशंस कैन मैनिफेस्ट एज कॉमनली एज द मैनर इन विच द सेल टर्मिनली डिफरेंशिएट। जैसे कि हमें पता है हमारे स्किन सेल्स होते हैं या लीवर सेल्स होते हैं या ब्रेन सेल्स होती हैं। जो भी एनवायरनमेंट मिलता है या एज होती है या जो हमारा लिविंग स्टाइल होता है या जो हमारा डिजीज़ का स्टेट होता है, इन सब की वजह से ये जो सेल्स हैं, चाहे वो स्किन की हैं, चाहे लीवर की हैं, चाहे ब्रेन की सेल्स हैं, लेकिन इनमें चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि एपीजेनेटिक्स में जो भी मॉडिफिकेशंस होंगी वो बिना जीनोटाइप को चेंज किए होंगी। मतलब कि फिनोटाइप में तो ऑब्वियसली चेंज होगा, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट रीज़न है वो डीएनए का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें मॉडिफिकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। जैसे कि जो एपीजेनेटिक इनहेरिटेंस है, जैसे कि पहले भी बताया जा रहा है, ये मॉडिफिकेशन होती है और ये मॉडिफिकेशन जैसे कि न्यूक्लियर जीन में हो सकती है या फिर क्रोमोसोम में हो सकती है, लेकिन जो भी ये एक परमानेंट चेंज नहीं होता है। बहुत रेयर है कि जो एपीजेनेटिक इनहेरिटेंस है या एपीजेनेटिक चेंजेस हैं वो परमानेंट हो, अदरवाइज ये टेम्परेरली जो है ये चेंजेस देखे जाते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं कि एपीजेनेटिक इनहेरिटेंस में
जैसे कि डीएनए या क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, और ये मॉडिफिकेशंस कब होती हैं, जैसे कि oogenesis के टाइम पर होंगी या स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर होंगी, या फिर अर्ली या फिर जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उस स्टेज पर ये चेंजेस जो है वो हो सकते हैं। जो भी एपिजेनेटिक चेंजेस हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, वहाँ पर तो ये फिक्स्ड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन इंडिविजुअल का लाइफ टाइम जो भी एपिजेनेटिक चेंजेस हैं ये किसी भी इंडिविजुअल के फिनोटाइप को परमानेंटली चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो एपिजेनेटिक चेंजेस है वो परमानेंट नहीं होते हैं। हाँ, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फिनोटाइप को परमानेंटली चेंज कर सकते हैं, लेकिन खुद ये परमानेंट नहीं होते हैं कि अगर आप सोचोगे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो इस तरह का कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि भाई इसमें डीएनए का सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फिनोटाइप में क्या रहता है, चेंज रहता है। तो अगर फिनोटाइप में कोई चेंज है तो ये हेरिटेबल ऑब्वियसली नहीं होगा। इसी तरह से अगर थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ एपिजेनेटिक्स की हम बात करते हैं, तो ये जो एपिजेनेटिक्स टर्म है दिस वाज कॉइन्ड बाय कॉनार्ड एच वेडिंगटन इन 1942, और ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया था जिसका मतलब होता है एपिजेनेसिस, जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक प्रोसेसेस, कि जो भी हमारे जेनेटिक प्रोसेसेस हैं उनका डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट रहेगा, इस बात को क्लियर करते हैं। तो कॉनार्ड एच वेडिंगटन और साथ में हमारे अर्नस्ट हैडटॉन, दे स्टार्टेड द स्टडी ऑफ द एपीजेनेटिक्स। तो ये दो साइंटिस्ट आपको यहाँ पर पिक्चर में क्लियर भी हो रहे हैं जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ एपीजेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि ड्यूरिंग द 1990, अगर हम 1990 की बात करते हैं, तो जो भी जेनेटिक एसिमुलेशंस हैं दैट क्रिएट अ रीन्यूड इंटरेस्ट, और जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो भी मॉलिक्यूलर बेसिस हैं उनको कॉनार्ड वेडिंगटन ने जो भी ऑब्जर्वेशन करी हैं उसमें क्या हुआ था, इनका एल्यूसिडेशन हुआ था, जिसमें कि ये देखा गया कि भाई जो भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस होती है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से भी जो जो फिनोटाइप के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई में, वो क्या होते हैं, चेंजेस। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से जो भी जेनेटिक एसिमुलेशन होगी और उसकी वजह से पर्टिकुलर फिनोटाइप या उसके करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज होते हुए नजर आएंगे इन केस ऑफ ड्रोसोफिला दैट इज़ अ फ्रूट फ्लाई। उसी के बाद ये जो रिसर्च एफर्ट्स हैं इनके ऊपर फोकस किया गया था कि जो भी ये एपिजेनेटिक्स मैकेनिज्म्स हैं ये किस तरह से पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फिनोटाइप में चेंजेस लेकर आते हैं। जैसे कि जब भी एपिजेनेटिक चेंज होगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होगी। जैसे कि इसका सबसे बैड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि कुछ डिजीज़ भी हो सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें कैंसर, तो कैंसर लाइक डिजीज़ जो है वो एपिजेनेटिक्स की वजह से हो सकती है, और जब भी एपिजेनेटिक्स हो तो कुछ एक मॉडिफिकेशंस इन्वॉल्व होती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये जो भी मॉडिफिकेशंस होंगी, जैसे कि मान लो डीएनए का मिथाइलेशन है, या फिर हिस्टोन की मॉडिफिकेशन है, या नॉन कोडिंग आरएनए एसोसिएटेड जीन्स हैं, या फिर साइलेंसिंग जो है वो देखा जा सकता है कि जो भी साइलेंसिंग का फिनोमेना है वो भी सस्टेनेबल एपिजेनेटिक चेंजेस को मेंटेन कर सकता है। तो आई रिपीट वंस अगेन कि जब भी एपिजेनेटिक्स होगा तो कौन कौन से मॉडिफिकेशन हो सकते हैं भाई, डीएनए का मिथाइलेशन जिसको कि लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, हिस्टोन की मॉडिफिकेशन, उसके बाद नॉन कोडिंग आरएनए एसोसिएटेड जीन्स, और नेक्स्ट पॉइंट पे क्या हो सकता है, साइलेंसिंग का फिनोमेना जो है वो देखा जा सकता है। इसी तरह से कुछ एक एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस में। अगर हम एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं तो देखिए डोजेज कंपनसेशन जो होता है वो एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो भी हमारा ये चैनल है राखी गोगोटिया करके, तो इस चैनल में डोजेज कंपनसेशन पर पूरा फुल फ्लेज वीडियो जो है वो मैंने अपलोड करा है। सो आप इसको देख सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट डोजेज कंपनसेशन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी डन। लेकिन हम यहाँ पर स्टडी क्या करेंगे, जीनोम इम्प्रिंटिंग। तो जीनोम इम्प्रिंटिंग जो है उसको भी हम एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस में स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जीनोम इम्प्रिंटिंग का प्रोसेस जो है ये क्या है। जैसे कि
इम्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये एक तरह का मार्किंग प्रोसेस है। अब मार्किंग प्रोसेस है और ये मेमोरी में मेंटेन रहता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे कि जो भी न्यूली हैच्ड बर्ड्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो न्यूली हैच्ड बर्ड्स हैं वो अपने पेरेंट्स जो भी हैं उनको क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये हमारे पेरेंट्स हैं या फिर दूसरे पेरेंट्स हैं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है या कुछ ना कुछ मार्क्स जो है वो उस हैचिंग वर्ड्स को पता होते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर कौन से मार्क्स हैं, उन्हीं को वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। सो द टर्म इम्प्रिंटिंग रेफर्स टू एन एनालॉगस सिचुएशन इन विच द सेगमेंट ऑफ डीएनए इज मार्क्ड। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट है उसको हम क्या कर देते हैं, मार्क करते हैं। एंड दिस मार्क इज रिटेन्ड, और ये मार्क जो होता है उस पर्टिकुलर डीएनए के ऊपर, जो भी हमारा ये डीएनए होगा उस डीएनए के ऊपर वो पर्टिकुलर जो मार्क है वो वहाँ पर रहेगा। और ऑब्वियसली इस मार्क की वजह से उस डीएनए की आइडेंटिफिकेशन जो है वो देखी जाएगी। ठीक है, और ये जो मार्क होते हैं ये रिटेन रहते हैं एंड दे रिकॉग्नाइज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिटिंग द मार्क्ड डीएनए। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जीनोम इम्प्रिंटिंग में मार्क जो है वो किए जाते हैं और उस पर्टिकुलर मार्क से ही जो कुछ बर्ड्स हैं वो अपने पेरेंट्स और जो नॉन पेरेंट्स होंगे उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पर बात करेंगे। इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करनी है आपने कि अगर हम माउस की बात करते हैं तो माउस के जीन में एक जीन की बात होती है जिस जीन का नाम है IGF2। तो यहाँ पे IGF2 नाम का एक जीन है और ये जीन क्या करता है, एक प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन्स को कोड करता है। वो प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन्स क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। वो क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। तो माउस के केस में जो जीन IGF2 है वो एक प्रोटीन या हार्मोन्स को कोड करता है, दैट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो जो भी इम्प्रिंटिंग है that occur in a way that result in the expression of the paternal, तो जो भी इम्प्रिंटिंग यहाँ पर होती है वो कुछ इस तरह से इम्प्रिंटिंग होगी कि जो फादर की साइड से IGF2 अलील है उसके ऊपर इम्प्रिंटिंग होती है, ना कि जो मैटरनल एलील है वहाँ पर इम्प्रिंटिंग नहीं होगी। कहाँ पर होगी, IGF2 एलील कहाँ पर इम्प्रिंटिंग देगा, कहाँ पर मार्क देगा, अगर वो पैटर्नली इनहेरिटेड होता है तो, और अगर मैटरनली इनहेरिटेड होगा तो इम्प्रिंटिंग जो है वो वहाँ पर नहीं देखी जाएगी। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि पैटर्नल इम्प्रिंटिंग देखी जाएगी, मैटरनल इम्प्रिंटिंग जो है वो नहीं होगी। जो भी पैटर्नल एलील होंगे वो ट्रांसक्राइब होंगे किसमें, RNA में, लेकिन जो मैटरनल एलील है वो ट्रांसक्रिप्शनली कैसे रहेंगे, साइलेंट मोड में रहेंगे। सो विद द रिगार्ड टू अ फिनोटाइप अ फंक्शनल IGF2 इज जीन दैट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल साइज। अब ये जो IGF2 जीन होता है ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है फॉर द नॉर्मल साइज ऑफ द माउस। अब ये देखा जाएगा कि ये IGF2 जीन एक्चुअल में इनहेरिट कहाँ से हो रहा है, ये आ कहाँ से रहा है, क्या फादर वाली साइड से आ रहा है कि मदर वाली साइड से आ रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि अगर IGF2 डिफेक्टेड हो जाता है तो इसकी वजह से जो भी फंक्शनल IGF2 प्रोटीन है ये नहीं सिंथेसाइज होगी एंड ड्यू टू द इम्प्रिंटिंग ओनली IGF2 एलील इज एक्सप्रेस्ड इन दी ऑफस्प्रिंग। तो इम्प्रिंटिंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ IGF2 एलील जो है वो ही इनहेरिट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी माउस है उसका एक नॉर्मल साइज़ या नॉर्मल साइज़ में माउस ग्रो करेगा। अगर हम थोड़ा सा रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करें, मतलब कि रेसिप्रोकल क्रॉस जिसमें कि हम सेक्स को रिवर्स कर देते हैं, कैरेक्टर्स को क्या कर देते हैं, वही रिवर्स कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल क्रॉस जब हम इसका परफॉर्म करेंगे तो जो IGF2 नेगेटिव एलील है ये डिफेक्टेड एलील है फ्रॉम इट्स फादर एंड IGF2 एलील फ्रॉम इट्स मदर। तो होगा ये कि जो भी IGF2 एलील है वो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होगा और ऑफस्प्रिंग जो कैसी रह जाएगी, ड्वार्फ। एक्चुअल में आप इस सारी चीज़ को इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें, ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ डायग्राम आपने देखनी है। अब यहाँ पर क्या पॉइंट आपने क्लियर करना है उसको थोड़ा सा ध्यान से लें कि हमने बात की है कि ये जो IGF2 नाम का जीन है इसकी वजह से अगर तो ये प्लस में हुआ, मतलब कि अगर ये IGF2 जीन नॉर्मल हुआ, आप थोड़ा ध्यान रखें कि अगर IGF2 नॉर्मल होगा तब तो
माउस का साइज़ ओके होगा, नॉर्मल साइज़ होगा, लेकिन IGF2 माइनस में हुआ, डिफेक्टेड हुआ, तो जो भी माउस हैं वो कैसे होंगे, ड्वार्फ देखे जाएंगे। अब ये ड्वार्फ होगा कि नॉर्मल साइज़ का होगा, इस बात का कैसे पता चलेगा, इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर चलेगा कि जो फादर की तरफ से एलील है वो कौन सा आ रहा है। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलरली ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाई जो एलील है वो आ कहाँ से रहा है, तभी हम बता पाएंगे कि माउस का साइज़ नॉर्मल होगा कि ड्वार्फ देखा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्रॉसेस जो है उसको देखने की कोशिश करें। जैसे आप देख रहे हैं कि मदर का जीनोटाइप है, मदर के जीनोटाइप में IGF2 माइनस दिया हुआ, मतलब कि डिफेक्टेड है। अब फादर के केस में क्या दिया गया है, IGF2 नॉर्मल दिया हुआ है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन या मार्किंग कहाँ पर हुई है, फादर के एलील में हुई है, तो हमने जो फोकस करना है वो पर्टिकुलरली फादर के एलील पर करना है। इसी तरह से जब आप इसको क्रॉस करवाएंगे तो जो भी ऑफस्प्रिंग आएगी वो IGF2 नेगेटिव होगी। अब क्योंकि जो IGF2 है वो कहाँ से आ रहा है, फादर की तरफ से आ रहा है, और फादर कैसा है, नॉर्मल, तो ऑब्वियसली जो भी ऑफस्प्रिंग यहाँ पर डेवलप होगी वो कैसी होगी, नॉर्मल साइज का माउस जो है वो यहाँ पर डेवलप होगा। इसी तरह से रेसिप्रोकल क्रॉस करके देख लेते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे तो क्या होगा कि जो मदर है उसको हम नॉर्मल IGF2 करेंगे, और जो फादर का जीनोटाइप होगा उसको आप IGF2 नेगेटिव करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए दोबारा से यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो IGF2 नेगेटिव का है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो ड्वार्फ साइज़ की बनेगी। क्यों ड्वार्फ साइज़ की बनेगी, क्योंकि भाई यहाँ पर IGF2 नेगेटिव कहाँ से आया हुआ है, फादर के जीनोटाइप से आया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है कि जो भी इम्प्रिंटिंग देखी जाएगी ऑफस्प्रिंग में वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो फादर के एलील पर डिपेंड करेगी। अगर फादर का एलील नॉर्मल हुआ तो माउस नॉर्मल साइज़ का होगा, और अगर फादर का एलील डिफेक्टेड साइज़ का हुआ या माइनस में हुआ तो ड्वार्फ साइज़ का माउस जो है वो यहाँ पर क्या होगा, डेवलप होगा। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर। जैसा कि आप यहाँ पर इसी पॉइंट को एक बार फिर से हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो डायग्राम को ध्यान से देखने की कोशिश करें कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एग में क्या है, IGF2 नेगेटिव है, लेकिन जो स्पर्म आ रहा है उसमें नॉर्मल IGF2 है। ऑब्वियसली क्या होगा कि सबसे पहले जब भी इम्प्रिंटिंग की जाती है तो इम्प्रिंटिंग के कुछ एक स्टेप्स जो हैं वो देखे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि यहाँ पर भी हम बता रहे हैं IGF2 नेगेटिव एग है और IGF2 जो है नॉर्मल स्पर्म आ रहा है। तो सबसे पहला सीक्वेंस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द इम्प्रिंट। सबसे पहले जो भी इम्प्रिंट होता है उसको क्या करवाया जाता है, मेंटेन करवाया जाता है। जैसे फर्टिलाइजेशन होगी, जो भी इम्प्रिंटिंग पैटर्न मेंटेन होगा, दैट डेवलप थ्रू आउट द डेवलपमेंट, तो वो इम्प्रिंटिंग पूरी उम्र जो है वो रहती है। जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो मैटरनल IGF2 नेगेटिव एलील है दैट विल नॉट एक्सप्रेस्ड इन द सोमैटिक सेल। नोट दैट द ऑफस्प्रिंग ऑन द लेफ्ट इज अ फीमेल एंड द वन ऑन द राइट इज़ अ मेल, बोथ आर नॉर्मल इन साइज। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करें, क्योंकि स्पर्म नॉर्मल है, IGF2 है, यहाँ पे भी स्पर्म नॉर्मल है, IGF2 है। जो भी ऑफस्प्रिंग आप यहाँ पर देखेंगे वो एक नॉर्मल साइज़ का ऑफस्प्रिंग जो है वो दोनों केसेस में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम फीमेल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल साइज़ में है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल साइज़ में मेल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया जी, मेंटेनेंस ऑफ द इम्प्रिंट हो गया, चाहे फीमेल बनी चाहे मेल बना, लेकिन दोनों ही कैसे आए, नॉर्मल साइज़ के। क्यों नॉर्मल साइज़ के आए हैं, क्योंकि भाई जो स्पर्म यहाँ पर आ रहा है वो IGF2 नॉर्मल स्पर्म जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। अब सेकंड आप देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पर IGF2 माइनस या IGF2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी सोमैटिक सेल में IGF2 और IGF2 माइनस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखने की कोशिश करो, जो भी एग यहाँ पर बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर एग देख रहे हैं, जो एग बनेंगे उसमें 2 एग कैसे होंगे, IGF2 नॉर्मल होंगे, और 2 एग आप यहाँ पर जो देख रहे हैं IGF2 माइनस ये डिफेक्टेड एग जो है वो देखे जाएंगे। जबकि यहाँ पर इसी तरह से अगर आप स्पर्म को देख रहे हैं तो 4 में से 2 नॉर्मल स्पर्म हैं और 2 स्पर्म कैसे आ रहे हैं, डिफेक्टेड स्पर्म जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो ये सारा जीनोम इम्प्रिंटिंग का जो है जो भी रिटर्न है वो आपको इस स्लाइड पर मिल जाएगा, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसी तरह से
जो जीनोम इम्प्रिंटिंग है दैट इज़ अ परमानेंट, लेकिन परमानेंट कहाँ होती है? सोमैटिक सेल ऑफ द एनिमल्स। बट द मार्किंग ऑफ द एलील कैन बी ऑल्टर्ड जनरेशन टू जनरेशन। तो जनरेशन टू जनरेशन ये मार्किंग चेंज हो सकती है। हाँ, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सोमैटिक सेल में ये फिनोमेना कैसा होता है? परमानेंट होता है, लेकिन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ये फिनोमेना जाएगा तो वहाँ पर ऑल्टरेशन देखी जाती है। इम्प्रिंटिंग में इन्वॉल्व अ सिंगल जीन। अब इम्प्रिंटिंग जब होगी तो सिंगल जीन भी हो सकता है, कोई पार्ट ऑफ क्रोमोसोम भी हो सकता है, एंटायर क्रोमोसोम भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ओवरऑल ऑल द क्रोमोसोम फ्रॉम द वन पेरेंट वो इन्वॉल्व हो जाए। तो जब भी इम्प्रिंटिंग होगी सिंगल जीन में भी हो सकती है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम में भी हो सकती है, पूरे के पूरे क्रोमोसोम में भी हो सकती है, या पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स जितने भी हैं किसी पर्टिकुलर पेरेंट्स में उनमें भी इम्प्रिंटिंग का फिनोमेना देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि ये जो एपिजेनेटिक्स है ये काम कैसे करती है। तो जो भी ये एपिजीनोम है, जो एपिजीनोम होता है दैट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द केमिकल चेंजेस टू द डीएनए। जैसे कि इसमें आप सबको पता है जो हमारा डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज होता है एंड दैट इज़ बाउंडेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन। तो जब भी इस तरह का देखा गया तो या तो डीएनए में चेंजेस होंगे या तो फिर हिस्टोन प्रोटीन में मॉडिफिकेशंस होंगी, और these changes they can be passed down from one offspring to another. So changes to epigenome can result in the changes to the structure of the chromatin and changes to the function of the genome. तो थोड़ा सा फिर से वही बात बार बार क्लियर की जा रही है कि एपिजेनोम में मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा? मॉडिफिकेशन। और ये मॉडिफिकेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। द एपिजेनोम इज़ अ मल्टीट्यूड। अब एपिजेनोम क्या होता है? जो एपिजीनोम है दैट इज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स दैट कैन टेल द जीनोम व्हाट टू डू। तो ये बताते हैं कि जीनोम को काम क्या करना है। जो भी हमारा ह्यूमन जीनोम है दैट इज़ द कंप्लीट असेंबली, और इसमें कितना डीएनए या कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3 बिलियन बेस पेयर्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो भी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या बनाते हैं? यूनिक बनाते हैं। जो भी डीएनए है दैट होल्ड द इंस्ट्रक्शंस फॉर बिल्डिंग। अब डीएनए आप सबको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन करता है, फिर फर्दर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेसेस जो हैं वो देखे जाते हैं। सो डीएनए होल्ड द इंस्ट्रक्शन फॉर द बिल्डिंग द प्रोटीन दैट कैरी आउट अ वैरायटी ऑफ द फंक्शन इन द सेल। सो एपिजीनोम इज मेड अप ऑफ द केमिकल कंपाउंड एंड द प्रोटीन्स दैट कैन अटैच टू द डीएनए एंड डायरेक्ट सच एक्शंस, जैसे कि जीन का टर्न ऑन होना या फिर जीन का टर्न ऑफ होना, कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स इन द पर्टिकुलर सेल। तो जैसा कि पहले बता दिया कि एपिजेनेटिक्स में या तो जीन ऑन होंगे या तो जीन ऑफ होंगे, और जिसकी वजह से जो भी पर्टिकुलर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन है वो देखी जाएगी, और उस इंडिविजुअल में वो प्रोटीन्स क्या होंगी? एक्सप्रेस होंगी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। When epigenomic compounds attach to DNA and modify its function, they are said to be have marked the genome. तो कभी भी अगर डीएनए में मान लो मॉडिफिकेशन हो जाती है, और जब ये मॉडिफिकेशन होगी तो वो प्रॉपर आपको मार्क जो हैं वो नज़र आएंगे। तो उन मार्क से हम क्या पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर डीएनए जो है उसमें क्या हो चुकी है? मार्किंग हो चुकी है। सो दीज मार्क्स डू नॉट चेंज द सीक्वेंस, और इस मार्किंग की वजह से डीएनए का सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? इसकी वजह से फिनोटाइप में मॉडिफिकेशन होगी। द मार्क आर समटाइम पास फ्रॉम वन सेल टू दी अनदर सेल ड्यूरिंग द डिवीजन टाइम। They can also be passed down from one generation to the next generation. The changing epigenome informs gene expression. अब थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो एपिजीनोम जब चेंज होता है तो थोड़ा बहुत जीन एक्सप्रेशंस जो हैं उसमें भी क्या होगी? मॉडिफिकेशन होगी। जैसे कि आप देखो, जैसे कि हम बात करते हैं कोई फर्टिलाइज्ड एग है जो कि जिससे कि एक बेबी जो है वो क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। तो आप सबको पता है जब एक फर्टिलाइज्ड एग से बेबी का डेवलपमेंट होता है, डजन्स ऑफ सिग्नल जो हैं वो डेज़ में, वीक्स में, मंथ्स में रिसीव किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी जीन एक्सप्रेशंस हैं वो जीन एक्सप्रेशन जो हैं वो उसमें बढ़ते हुए नज़र आते हैं। मतलब कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जिससे कि एक बेबी डेवलप होगा तो उसमें सिग्नलिंग चलती है, और जब सिग्नलिंग चलती है तो जीन क्या करते हैं? एक्सप्रेशन जो है वो देते हैं। एपिजेनेटिक टैग रिकॉर्ड द सेल्स एक्सपीरियंस ऑन द डीएनए एंड हेल्पिंग द स्टेबलाइजिंग जीन एक्सप्रेशन। तो जब ये एपिजेनेटिक टैग लगते हैं सेल के ऊपर तो सेल एक एक्सपीरियंस लेती है कि डीएनए के ऊपर भाई टैग लग चुका है, और अब उस जीन एक्सप्रेशन को किस तरह से स्टेबलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।
जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि जब भी डीएनए में मॉडिफिकेशन, ये थोड़ा सा हिस्टोन मॉडिफिकेशन जो है उसके बारे में इस डायग्राम में बताया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डीएनए, ये जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये तो हिस्टोन है, और उसके सराउंडिंग में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, डीएनए है। तो आप देख रहे हैं कि जब ये हिस्टोन फॉर्म में ये हमारा डीएनए मिल रहा है, तो यहाँ पर डीएनए के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, ऑफ कंडीशन में होंगे। यहाँ पर डीएनए कैसा होगा भाई, ऑफ कंडीशन में देखा जाएगा। इसलिए हमें इसको ऑन करने के लिए मॉडिफिकेशन करवानी पड़ेगी। तो जब ये मॉडिफिकेशन होंगी तो देखो क्या किया जाएगा, इस डीएनए के ऊपर आप देख रहे हैं ये जो डीएनए है, इसकी जब मॉडिफिकेशन हो रही है तो डीएनए के ऊपर एक केमिकल टैग लगाया जा रहा है। ठीक है, क्या लगाया जा रहा है, केमिकल टैग लगाया जा रहा है। और टैग लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि अब जो डीएनए आएगा, वो डीएनए के जो जीन्स होंगे वो क्या होंगे, टर्न्ड ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए के ऊपर प्रॉपर टैगिंग, प्रॉपर मार्किंग हो रही है, जिसकी वजह से जो जीन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। सो ईच सिग्नल शट डाउन सम जीन्स एंड एक्टिवेट अदर। जब भी सिग्नलिंग होती है, कुछ एक जीन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और कुछ एक जीन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट जो है वो कैसी देखी है, फाइनल फेट जो है वो किस तरह से होगा। सो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कॉजेज द एपिजेनेटिक प्रोफाइल ऑफ ईच सेल टाइप to grow increasingly different over the time. In the end, hundreds of the cell type form, each with a distinct identity and a specialized function. तो भाई सिग्नलिंग चलेगी, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होंगी, जीन ऑन होंगे और जीन ऑफ होंगे, और उसी की वजह से पर्टिकुलर आइडेंटिटी मेंटेन होगी और स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे जाएंगे। सो इवन इन डिफ्रेंशिएटेड सेल, जो भी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं, सिग्नल फाइन ट्यून द सेल, जो भी सिग्नलिंग आती है उससे सेल्स की ट्यूनिंग होगी, सेल्स प्रॉपर जीन एक्सप्रेशन देंगी, उनके फंक्शन कंट्रोल किए जाएंगे। और अ फ्लेक्सिबल जीनोम अलाउ अस टू एडजस्ट द चेंजेस इन द वर्ल्ड अराउंड अस। और ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी सराउंडिंग या अपने एनवायरनमेंट में अच्छे ढंग से क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। इसी तरह से जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बताया गया है। जैसे कि आप अर्ली एम्ब्रियो की बात अगर हम करें, तो जो भी अर्ली एम्ब्रियो है दैट इज़ मेड अप ऑफ द स्टेम सेल। जो अर्ली एम्ब्रियो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, स्टेम सेल का, विच कैन गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ द सेल। और ये स्टेम सेल जो है वो किसी भी टाइप की सेल जो है उसको मेंटेन कर सकती हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन हो रही है या फिर यहाँ पे मार्ला स्टेज आ रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंट सिग्नल जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, फीटस इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल। तो अब सारी की सारी सेल्स क्या हो चुकी हैं, डिफरेंशिएट। जैसे कि ब्रेन सेल्स का काम सिग्नल को रिसीव करने का है, मसल सेल्स हैं या फिर स्किन सेल्स हैं। तो आप देख रहे हैं जब ये डिफरेंशिएटेड सेल्स यहाँ पर देखी जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% जीन्स जो हैं इस वक्त पे क्या होते हैं, एक्टिव। सो डिफरेंट सेट ऑफ द एक्टिव जीन मेक अ स्किन सेल डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेन सेल। इन जीन्स के ऑन और ऑफ होने की वजह से ब्रेन सेल का काम अलग होगा, मसल सेल का काम अलग होगा और स्किन सेल का काम कैसा होगा भाई, डिफरेंट होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब इंडिविजुअल ग्रो अप करता है वो एनवायरमेंटल सिग्नल लेता है, जैसे कि डाइट कैसी ले रहा है, जैसे कि उसके ऊपर स्ट्रेस किस तरह का है। तो जब डाइट का या स्ट्रेस का या उसके लाइविंग स्टाइल का या एनवायरनमेंट का फ़र्क आता है, उस वक्त भी उसके अंदर एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो क्या क्या यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो भी मॉडिफिकेशंस हैं, सबसे पहले क्या होगा, अर्ली एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे सिग्नलिंग चलेगी। उसके बाद जो फीटस होगा, फीटस में पर्टिकुलर जगह पर क्या देखा जाएगा, जो डिफरेंशिएटेड सेल है वो अपना डिफरेंट काम करेंगी। और उसके बाद देखा जाए कि जब एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होंगी तो इंडिविजुअल किस तरह से अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एडजस्टमेंट शो करेगा। सो द एपिजीनोम चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नल। तो जो भी एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं दैट इज़ इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नल देखे जाते हैं। और ये सिग्नल कहाँ से आ सकते हैं, इनसाइड द सेल भी हो सकते हैं, किसी नेबरिंग सेल से भी हो सकते हैं, या जो हमारा एनवायरनमेंट है इसकी वजह से भी सिग्नल जो हैं वो देखे जा सकते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे अब कौन कौन सी सिग्नलिंग जो है वो किस तरह से है। अब सिग्नलिंग अर्ली डेवलपमेंट में कैसे होगी, ज़्यादातर जो सिग्नल होते हैं अर्ली डेवलपमेंट में वो कहाँ से आते हैं, सेल के अंदर से आते हैं। कहाँ से आते हैं, विद इन द सेल्स या फिर
नेबरिंग सेल्स जो है वहाँ से आते हैं, या फिर जो मदर का जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी फूड वो खाती है वो उसके बॉडी में जाता है और उसके बेबी जो है या फीटस जो है उसके एपिजीनोम की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से जो डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो भी मदर से फीटस में क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो अर्ली डेवलपमेंट में जो भी मदर से जो भी चेंजेस या मदर की जो हैबिट होगी या मदर की स्ट्रेस कंडीशन होंगी, वो सारी की सारी उसके फीटस में क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। तो उस वक्त फीटस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मदर के एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बर्थ के बाद क्या होता है, जैसे ही बेबी का बर्थ हो गया तो बर्थ के बाद जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं एपिजीनोम के ऊपर। जो भी सोशल इंटरेक्शंस होती हैं या फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं या डाइट होती हैं, ये सारे के सारे सिग्नल जो है वो ट्रैवल करते हैं सेल टू सेल थ्रू आउट द बॉडी। एज इन अर्ली डेवलपमेंट सिग्नल फ्रॉम विद इन द बॉडी कंटिन्यू टू द इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी प्रोसेसेस, जैसे कि फिजिकल ग्रोथ कैसा है, लर्निंग प्रोसेस कैसा है, हार्मोन कैसे प्यूबर्टी पर ट्रिगर हो रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि भाई जब अर्ली डेवलपमेंट होगी तो मदर का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है कि फिटस किस तरह का देखा जाएगा। जब बच्चे का बर्थ हो जाता है उस वक्त पे ये देखा जाता है कि उसकी सोशल इंटरेक्शन कैसी है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, डाइट किस तरह से है, वो किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अब ओल्ड एज में क्या बात करेंगे, जब भी ओल्ड एज की बात की जाती है तो उस वक्त क्या होगा कि जो सेल कंटिन्यू करती हैं सिग्नल को रिसीव कर रही हैं, जो एनवायरनमेंट सिग्नल्स हैं वो भी चेंजेस करवाएंगे और वो अलाउ करेंगे सेल को रिस्पॉन्ड करने के लिए, जो भी एनवायरनमेंट है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अलाउ करेंगे। जो भी इंटरनल सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, रिप्लेशन, जैसे कि ब्लड सेल का बनना, स्किन सेल का बनना, रिपेयर का होना या टिश्यू का डैमेज होना या ऑर्गन की फॉर्मेशन का होना। तो एपिजेनेटिक चेंजेस चाहे बर्थ से पहले हैं, चाहे बर्थ के बाद हैं या ओल्ड एज में है, ये सारे देखे जाएंगे। अब जैसे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जस्ट लाइक ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेल एक्सपीरियंस द ट्रांसफ़र टू द एपिजीनोम, और जो भी एक्सपीरियंस होते हैं ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो सेल्स हैं वो किसको ट्रांसफ़र करती हैं, एपिजीनोम को, वेयर दे शट डाउन एंड एक्टिवेट द स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स, जिसकी वजह से या तो जीन्स ऑन होते हैं या तो फिर जीन्स ऑफ देखे जाते हैं। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एपिजेनेटिक्स की बात करेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ एपिजेनेटिक्स में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे डीएनए मेथाइलेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, नॉन कोडिंग आरएनए एसोसिएटेड जीन्स। तो हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि डीएनए मेथाइलेशन की बात करेंगे। अब डीएनए है और डीएनए के ऊपर क्या करना है भाई, मेथाइल ग्रुप जो है उसको ऐड करना है, और ये सबसे बड़ा ब्रॉडली स्टडीड और कैरेक्टरिस्टिक एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस होती है, जिसको कि ग्रिफ्थ और मेहलर ने 1969 में इसको डिस्कस करा था, इसको स्टडी किया था। और दैट सजेस्ट कि जो डीएनए मेथाइलेशन होती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी फंक्शन। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी फंक्शंस के लिए डीएनए का मिथाइलेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे डीएनए की मिथाइलेशन जो है वो किस तरह से होगी, आप देख रहे हैं। आपको यहाँ पर जो भी डीएनए मिथाइलेशन है जो कि एक एपिजेनेटिक मैकेनिज्म है, सेल्स किस तरह से जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए करवाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, जो भी हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो आपको नज़र आ रहा है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताएं कि जो नाइट्रोजनस बेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वो कौन सा है। आई मीन टू से ये प्यूराइन है कि पायरिमिडीन है। आप थोड़ा ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो रिंग्स हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग है, तो ये प्यूराइन होगा कि पायरिमिडीन होगा। काइंडली इसको कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको पता चल रहा हो कि क्या है, कि क्या ये एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है या थायमिन है, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजनस बेस में मिथाइल ट्रांसफेरेज आएगा, और मिथाइल ट्रांसफेरेज की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है इसका क्या देखा जा रहा है, एडिशन देखा जा रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जब भी डीएनए में मिथाइलेशन होती है और जब ये एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन देखा जाता है तो उस वक्त पर जीन मैक्सिमम टाइम ऑफ पोजीशन में हो जाते हैं।
क्या बोला मैंने कि जब डीएनए मेथाइलेशन होती है या मेथाइल ग्रुप का एडिशन होता है तो ज़्यादातर जो डीएनए है उसके ऊपर जो जीन्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑफ कंडीशन में देखे जाते हैं। तो यही तो पढ़ रहे हैं हम कि एपिजेनेटिक्स में या तो जीन ऑन होंगे या तो जीन ऑफ होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें, ये डायग्राम बहुत ही बेटर डायग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैसे कि हमारे पास एक अनमिथाइलेटेड डीएनए है और यहाँ पर मिथाइलेटेड डीएनए है। आप ये साइटोसिन को देखने की कोशिश करें। हमने क्या किया है कि बाईसल्फाइड ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड की है, चाहे अनमिथाइलेटेड है चाहे मिथाइलेटेड है, और हमने प्रोवाइड किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाईसल्फाइड जो है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही एनवायरनमेंट आप देंगे तो आप देख रहे हैं कि जो अनमिथाइलेटेड डीएनए है, ये अनमिथाइलेटेड डीएनए में जो साइटोसिन है वो किससे रिप्लेस हो गया, यूरेसिल से। जैसे ही यूरेसिल से ये रिप्लेस हुआ है और आप ये पीसीआर यहाँ पर देख रहे हैं तो भाई पूरा का पूरा ये डीएनए क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अगर डीएनए चेंज होगा तो ऑब्वियसली बाकी के चेंजेस देखे जाएंगे, एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो देखी जाएंगी, लेकिन हम नहीं चाहते कि डीएनए चेंज हो, हम नहीं चाहते कि डीएनए चेंज हो। तो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, मिथाइलेशन जो है वो डीएनए की करवाई जाएगी। तो आप देख रहे हैं जब मिथाइलेटेड डीएनए आ रहा है तो भाई जो साइटोसिन है, चाहे आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइसल्फाइड ट्रीटमेंट दें, तो जहाँ पर साइटोसिन है वहाँ पर वो मिथाइल ग्रुप अगर ऐड किया है तो भाई वो साइटोसिन का साइटोसिन ही रह रहा है, यूरेसिल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो जीन के सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जीन के सीक्वेंसेस अनमिथाइलेटेड डीएनए में चेंज हो रहे हैं, जबकि डीएनए के सीक्वेंसेस जो हैं वो मिथाइलेटेड डीएनए में कैसे हैं, चेंज नहीं है। तो भाई हमें डीएनए को चेंज नहीं करना है, चेंज होगा तो एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी। तो शायद आप समझ गए होंगे कि डीएनए की मिथाइलेशन क्यों ज़रूरी है। डीएनए की मिथाइलेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि डीएनए के अंदर उसके सीक्वेंस में चेंज ना आए, उसके नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो चेंज ना हों। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं डीएनए मिथाइलेशन, जैसे कि एडिशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम है। तो जब भी क्रोमोसोम की बात करते हैं तो जो भी एपिजेनेटिक्स मैकेनिज्म यहाँ पर ये फैक्टर्स देखे गए हैं डेवलपमेंट के टाइम पर, या कुछ एनवायरमेंटल केमिकल्स होंगे या ड्रग्स होंगे या एजिंग होगा या डाइट होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम है और यहाँ से क्या आ रहा है, ये क्रोमेटीन नज़र आ रही है। और ये जो क्रोमेटीन है, डीएनए प्लस प्रोटीन है ना क्रोमेटीन, तो क्रोमेटीन से आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे डीएनए का कंटेंट जो वो आपको नज़र आ रहा है। और इस डीएनए के ऊपर हम क्या ऐड कर रहे हैं, मिथाइल ग्रुप, मिथाइलेशन जो है वो यहाँ पर करवाई जा रही है। तो मिथाइल ग्रुप जब आप ऐड करेंगे, कोई पर्टिकुलर टैग डीएनए के ऊपर लगेगा, तो भाई दो ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो जीन ऑन होगा या तो जीन ऑफ हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया प्रीवियस स्लाइड में कि मैक्सिमम टाइम पे क्या हो जाता है, जीन ऑफ हो जाता है, पर ज़रूरी नहीं है बेटा, जीन ऑन भी हो सकता है, जीन ऑफ भी हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया हमारा डीएनए मिथाइलेशन। सेकंड क्या हम बात करेंगे, हिस्टोन मॉडिफिकेशन। तो ठीक है, डीएनए का मिथाइलेशन हो गया है, टैग उसके ऊपर हो गया है, मार्किंग लग गई है। इसी के साथ और क्या किया जाएगा, हिस्टोन की मॉडिफिकेशन। तो जो भी हिस्टोन होते हैं उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो देखी जाती हैं, बट दैट इज़ नॉट लिमिटेड। जैसे कि इसमें लाइसिन एसिटाइलेशन या लाइसिन आर्जिनिन मिथाइलेशन या सीरीन थ्रियोनिन फॉस्फोराइलेशन या लाइसिन यूबिक्यूटिनाइलेशन या सोमोलाइलेशन जो है वो देखी जा सकती है। जब भी इस तरह की मॉडिफिकेशंस होंगी हिस्टोन में, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें कि इसके जो अमाइनो टर्मिनल होते हैं उस अमाइनो टर्मिनल टेल पर क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन करवाई जाती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि दीज मॉडिफिकेशन अकर प्राइमरली विद इन द हिस्टोन अमाइनो टर्मिनल टेल। तो हिस्टोन अमाइनो टर्मिनल टेल पर, जो कि न्यूक्लियोसोम से निकला होता है, वहाँ पर क्या की जाती है, जो ग्लोबुलर कोर रीजन है वहाँ पर मॉडिफिकेशन करवाई जाती है। ठीक है जी। तो जैसे कि हिस्टोन मॉडिफिकेशंस में हम क्या करते हैं, जो भी क्रोमोसोम फंक्शंस हैं या जो उसके मैकेनिज़म्स हैं उनको दो डिस्टिंक्ट मैकेनिज़्म जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जब हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है तो दो सीक्वेंसेस जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट मैकेनिज़्म होगा, जब मॉडिफिकेशन करवाई जाएगी तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होते हैं हिस्टोन पर, दैट रिजल्टिंग इन द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द हिस्टोन और देयर बाइंडिंग टू द डीएनए। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं
उन चार्जेस को हम क्या करेंगे, हिस्टोन के ऊपर क्या करेंगे, उनकी मॉडिफिकेशन करवाएंगे। तो फर्स्ट हिस्टोन मॉडिफिकेशन में क्या करवाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है। इसी तरह से जो सेकंड मैकेनिज्म होता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन का, उसमें क्या करते हैं, सेकंड मैकेनिज्म जो होता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन का, इसमें हम करते हैं जो भी बाइंडिंग साइट्स फॉर प्रोटीन रिकॉग्निशन मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि ब्रोमोडोमेन्स आते हैं या क्रोमोडोमेन्स आते हैं, उनके ऊपर क्या करवाया जाता है, जो भी लाइसीन होगा उसकी एसिटाइलेशन करवाई जाएगी या फिर उस लाइसीन की मिथाइलेशन जो है वो करवाई जाती है। तो जब भी हिस्टोन का मॉडिफिकेशन होगा तो दो मैकेनिज़्म जो हैं वो देखने को मिलेंगी, फर्स्ट मैकेनिज़्म और सेकंड मैकेनिज़्म। तो सेकंड मैकेनिज़्म में तो आपको सिर्फ ये बताया गया कि ब्रोमोडोमेन या क्रोमोडोमेन्स हम लाइसिन की एसिटाइलेशन या लाइसिन की मिथाइलेशन जो है वो करवाएंगे, और जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन होगा उस फर्स्ट मॉडिफिकेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस में मॉडिफिकेशन जो है वो करवाई जाती है। तो बेटा यहाँ पर देखने की कोशिश करनी है आपने, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एपिजेनेटिक्स के ऊपर तो प्लीज़ इस डायग्राम को प्लेस करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे हिस्टोन है और साथ में आपको डेफिनेटली डीएनए कॉइल जो है वो साथ में नज़र आ रहा है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर ये थोड़े से ग्रीनिश या येलोइश कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड किया गया है। तो आप ध्यान रखो, जब मिथाइल ग्रुप का एडिशन किया गया है, मिथाइलेशन ऑफ डीएनए जो है वो करवाई गई है, तो ये टाइटली पैक्ड है। जो आपका न्यूक्लियोसोम है वो टाइटली पैक्ड है, मतलब कि यहाँ पर जो डीएनए है वो इनअसेसिबल होगा, और इस कंडीशन में जीन कैसे रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे। तभी तो मैंने आपको बोला कि जब मिथाइलेशन करवाई जाती है तो भाई उस वक्त पे इनएक्टिवेशन देखी गई है जीन्स की। क्यों इनएक्टिवेशन की गई है, क्योंकि काफ़ी कंपैक्टली अरेंज्ड फॉर्म में न्यूक्लियोसोम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप जब हिस्टोन का एसिटाइलेशन करेंगे तो आप देख रहे हो जहाँ जहाँ पर हिस्टोन में एसिटाइल ग्रुप जैसे कि लाइसिन या इसके ऊपर जो है आप देख रहे हैं कि एसिटाइल ग्रुप जो है वो ऐड किया जा रहा है, एसिटाइलेशन करवाई जा रही है, तो डीएनए जो है वो कैसा है, असेसिबल है। जीन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। तो मतलब कि जब मिथाइलेशन करेंगे, मिथाइलेशन ऑफ डीएनए या हिस्टोन करेंगे तो जीन्स इनएक्टिव होंगे, और जिस वक्त हिस्टोन की एसिटाइलेशन करवाई जाएगी उस वक्त ट्रांसक्रिप्शन होगी और डीएनए जो है वो ओपन होगा और जीन एक्सप्रेस होंगे। तो ये पॉइंट क्लियर करना है कि मिथाइलेशन में इनएक्टिवेशन ऑफ जीन्स और एसिटाइलेशन में, हिस्टोन एसिटाइलेशन में एक्टिवेशन ऑफ जीन्स जो है वो देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा डायग्राम फिर से वही बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मिथाइलेशन हो रही है जो कि मैंने प्रीवियसली बता दिया, और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो भी ये एपिजेनेटिक फैक्टर है वो यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर हिस्टोन की एसिटाइलेशन हो रही है तो यहाँ पर जीन एक्टिव होंगे, और अगर मिथाइलेशन हो रही है तो जीन क्या होंगे, यहाँ पर ऑफ कंडीशन में देखे जाएंगे। इसी तरह से जो थर्ड मॉडिफिकेशन होती है दैट इज़ नॉन कोडिंग आरएनए एसोसिएटेड जीन्स की अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारा mRNA होता है या माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए है या नॉन कोडिंग आरएनए है, दैट रिप्रेजेंट स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल एनकोडेड इन द जीनोम ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल्स, और इसमें हाईली कंजर्व 22 एक्सप्रेशन जीन्स देखे जाते हैं। इनमें 3 प्राइम पर UTR होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं। A growing body of evidence shows that mRNA are one of the key player in the cell differentiation and growth, mobility and apoptosis। तो जो भी ये नॉन कोडेड RNA होता है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें हाईली कंजर्व 22 एक्सप्रेशन जीन्स होते हैं, और साथ में 3 प्राइम पर देखे जाते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्रेंशिएशन में इम्पॉर्टेंट है, ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट है, मोबिलिटी में इम्पॉर्टेंट है, और एपोप्टोसिस जो कि PCD है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले किया जाता है। जो भी ये mRNA है ये रेगुलेट करते हैं डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड फिजियोलॉजी, सो अंडरस्टैंडिंग इट्स बायोलॉजिकल रोल इन प्रूविंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। एनालिसिस ऑफ mRNA एक्सप्रेशन में प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जैसे कि डिसरेगुलेशन ऑफ इट्स फंक्शन,
तो जैसे ही आप मान लो mRNA में कोई डिसरेगुलेशन हो जाती है, कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो वही पर्सन को कैंसर हो सकता है, या कार्डियोवास्कुलर या मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकती हैं, लीवर कंडीशंस बिगड़ सकती हैं, या उसका इम्यून जो है वो डिसफंक्शन जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है इस डायग्राम में, देखिए देखने की कोशिश करें कि ये डीएनए है, और डीएनए में यहाँ पर एक टिपिकल जीन्स जो है और इसका ये एक नॉर्मल मैसेंजर आरएनए जो है वो बन रहा है। भाई अगर एक नॉर्मल मैसेंजर आरएनए बनेगा, डायरेक्ट करेगा प्रोटीन असेंबली को और यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन देखी जाएगी। लेकिन अगर ये माइक्रो आरएनए बन रहा है, तो ये जो माइक्रो आरएनए होते हैं ये नॉर्मल मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड अप कर जाते हैं, और ऑब्वियसली जब ये बाइंड अप कर जाएंगे तो ये प्रोटीन की फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो जिस तरह से बॉडी में प्रोटीन्स का बढ़ना ज़रूरी है, तो एक्सेस में नहीं बढ़नी चाहिए, वो रुकनी भी चाहिए। तो उसको रोकने का तरीका क्या है, ये माइक्रो आरएनए जो है ये उस पर्टिकुलर फंक्शनल मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड अप करके प्रोटीन की असेंबली को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। अब एपिजेनेटिक और एनवायरनमेंट की बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जो एपिजेनेटिक है उसके ऊपर जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम खाते क्या हैं, हम पीते क्या हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, और हो सकता है कि ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो चीज़ें हैं उनको इन्फ्लुएंस करें। सो द फील्ड ऑफ एपिजेनेटिक्स जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्विकली ग्रो कर रही है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्लीज़ थोड़ा सा एनवायरनमेंट का नॉलेज होना चाहिए, इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल किस तरह से ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं तब इन्फ्लुएंस होते हैं एपिजेनेटिक चेंज। सो दीज चेंजेस मे बी रिफ्लेक्टेड एट वेरियस स्टेजेस थ्रू आउट द पर्सन। और हालांकि जैसे मैंने पहले ही बताया, बर्थ से पहले, बर्थ के बाद और ओल्ड स्टेज में एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन और एपिजेनेटिक चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि ह्यूमन एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि जो भी प्री नेटल पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट है वो किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट या उसके अंदर जो भी बिहेवियर या जो भी उसके डिसऑर्डर्स या जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेरिएशन करने में। स्टडीज़ शो करती हैं कि जो भी बच्चे डच फेमाइन हुआ था, मैं एक अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। एक डच फेमाइन देखा गया था 1944 और 1945 में। तो भाई जब इतना बड़ा फेमाइन हो गया तो जो बच्चे थे उनमें क्या हो गया था, उनके अंदर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ बढ़ गई थी, और ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, उसकी समस्या जो है उनको देखने को मिली। आफ्टर मैटरनल एक्सपोजर टू फेमाइन, जैसे जैसे जो भी मदर थी उन्होंने वो फेमाइन टॉलरेट किया, सो ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी कंपेयर टू दोज नॉट एक्सप्रेस टू द फेमाइन, तो जिन लेडीज़ को वो फेमाइन टॉलरेट करा था उनके आने वाले बच्चों में कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और ओबेसिटी की समस्या थी, कंपैरेटिव टू दोज मदर्स जिन्होंने वो फेमाइन डच फेमाइन फेस नहीं किया था, उनके बच्चे नॉर्मल थे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इस फेमाइन का उन बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो अफेक्ट पड़ रहा है। जैसे ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं ये नेचर, एपिजेनेटिक और नर्चर, ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेचर भी डिपेंड करती है, एपिजेनेटिक भी करती है, और उसको खाना या नरिशमेंट किस तरह से की जा रही है, ये तीनों चीज़ें जो है वो एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी तरह से इट मे बी पॉसिबल टू पास डाउन एपिजेनेटिक चेंजेस टू द फ्यूचर जनरेशन। हो सकता है ये आगे से आगे जो अगर स्पर्म में चेंज हो जाए या एग में चेंज हो जाए तो हो सकते हैं ये आगे से आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हों। लेकिन ज़्यादातर जो एपिजेनेटिक चेंजेस जो स्पर्म या एग सेल में होते हैं वो कई बार रीप्रोग्रामिंग जब चलती है फर्टिलाइज एग की, तो वो सारे के सारे रीप्रोग्रामिंग के दौरान जो भी एपिजेनेटिक चेंजेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो दिस रीप्रोग्रामिंग अलाउ द सेल ऑफ द फीटस टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो जब भी रीप्रोग्रामिंग होगी, रीसेटिंग होगी, तो दोबारा से जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एक नॉर्मल पोजीशन पर पहुंच जाता है और उसमें दोबारा से सारे के सारे एपिजेनेटिक चेंजेस जो हैं वो करवाने पड़ते हैं। तो अगर आपको कोई ये पूछ ले कि अगर एपिजेनेटिक चेंजेस आगे फर्दर क्यों नहीं जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो आप बताएंगे कि वहाँ पर रीप्रोग्रामिंग का प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो सोचते हैं कि ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस या जो स्पर्म या एग में होंगे, अगर जिनमें रीप्रोग्रामिंग अवॉइड हो जाए, मान लो स्पर्म या फिर एग में जो रीप्रोग्रामिंग या रीसेटिंग है वो अवॉइड हो जाए, बस उसी कंडीशन में ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अब देखो अगर एपिजेनेटिक्स है तो उसके साथ कुछ डिजीज़ भी हैं।
जैसे कि कैंसर का प्रॉब्लम जो है वो देखा जा सकता है। कैंसर सभी को पता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो भी एपिजेनेटिक चेंजेस हैं उसमें क्या होता है, जो रिपेयर मैकेनिज़्म है वो क्या हो जाता है, डैमेज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज ज़्यादा बढ़ जाएगा और कैंसर का रिस्क जो है वो इसमें ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर थोड़ा सा एप्लीकेशन करें, हम बात एपिजेनेटिक्स के फ़ायदे की बात करें, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर एपिजेनेटिक्स का प्लस पॉइंट जो है उसको एक्सप्लेन कर दें कि जो भी केमिकल्स दैट एंटर आवर बॉडी कैन ऑल्सो द एपिजीनोम, जो भी केमिकल हमारी बॉडी में आते हैं वो हमारे एपिजीनोम को अफेक्ट करते हैं, ये तो आप मानते ही हैं। जैसे कि बीपीए का बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर दिया है, बिस्फिनोल ए, जो कि एक कंपाउंड है और इसका काम पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने के लिए काम किया जाता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर जो बॉटल्स बनी होती है, वाटर बॉटल या कैन या टीन बने होते हैं, वो उसमें ज़्यादातर ये बीपीए जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखा गया था एक कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट जो है वो 2008 में आई थी इस बीपीए की सेफ्टी को लेकर, कि प्रमोटिंग सम मैन्युफैक्चर टू स्टॉप यूजिंग द केमिकल। तो उन्होंने बोला था कि भाई इस बीपीए बिस्फिनोल ए केमिकल को बनाना बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए? क्योंकि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था लेबॉर्ट्री में। तो उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है कि जो बीपीए अपीयर होता है इन द लेबॉर्ट्री, बीपीए अपीयर टू रिड्यूस्ड मिथाइलेशन। बीपीए क्या करता है, मिथाइलेशन को कम कर देता है। जो भी अगॉटी जीन होता है उसकी मिथाइलेशन को कम करवा देता है भाई। इन द स्ट्रेन ऑफ द माइस दैट was studied, yellow mother give birth to pups with a range of coat color from yellow to brown। तो इस बीपीए की वजह से मिथाइलेशन में कमी हो जाती है, मिथाइलेशन में कमी हो जाती है तो स्ट्रेन्स में दिक्कत जो है उनके कोट कलर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। व्हेन मदर वर फेड विद बीपीए देयर बेबीज वर मोर लाइकली टू बी येलो। तो देखा गया कि जिन मदर्स को ये बीपीए दिया गया था उनकी जो ऑफस्प्रिंग आई थी वो ज़्यादातर येलो कलर की देखी गई थी। बाकी इन्होंने देखा कि जिन मदर्स को बीपीए तो दिया गया लेकिन वो जो बीपीए था उसमें हाई अमाउंट ऑफ मिथाइल था, जिनमें मिथाइल ग्रुप ज़्यादा था और बीपीए दिया गया था, वो बच्चे किस कलर के आए थे, वो हेल्दी भी थे और ब्राउन कलर के भी थे। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मिथाइलेशन। मिथाइलेशन को ज़्यादा करने का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर माउस को हेल्दी कंडीशन में मेंटेन कर सकते हैं। और द मैटरनल न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लीमेंटेशन दैट काउंटरएक्टेड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द एक्सपोजर। तो एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश करूं कि बीपीए का इफेक्ट देखा गया था भाई माउस के ऊपर। अब ऐसे माउस जिनमें बीपीए दिया गया लेकिन मिथाइलेशन कम थी, तो उनमें जो भी माउस डेवलप हुए वो हेल्दी नहीं थे। लेकिन अगर बीपीए दे रहे हैं और मिथाइलेशन ज़्यादा करवाई जा रही है तो जो भी माउस यहाँ पर बन रहे हैं वो एक काफ़ी हेल्दी कंडीशन में प्रेजेंट थे। इसी तरह से एपिजेनेटिक्स की वजह से कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कुछ मेंटल रिटार्डेशन डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो जो एपिजेनेटिक्स चेंजेस हैं, कुछ ऑर्डर्स जैसे कि मैं आपको बता दूं, ATR-X है, फ्रेगाइल X है, या रेट है, या बैकविड-विडमैन, या फिर पाराडे-विली या एंगलमैन सिंड्रोम है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इम्प्रिंट डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं, जैसे कि पैराडे-विली सिंड्रोम इम्प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होगी तब होगा, या एंगलमैन सिंड्रोम उसकी वजह से होता है। डिस्प्ले एन एबनॉर्मल फिनोटाइप एज अ रिजल्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पैटर्नल और मैटरनल कॉपी ऑफ द जीन रिस्पेक्टिवली। मतलब सिंपल, आप ये बोल सकते हैं कि एपिजेनेटिक्स में दिक्कत होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एंगलमैन डिसऑर्डर या फिर पैराडे-विली डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिल सकता है। इसी तरह से जो भी ये इम्प्रिंटिंग के डिसऑर्डर्स हैं, देयर इज़ जेनेटिक डिलीशन इन द क्रोमोसोम 15 इन द मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट। तो ज़्यादातर देखा गया है कि जब ये डिफेक्ट होता है तो जो क्रोमोसोम नंबर 15 है पेशेंट के, उसमें ज़्यादातर डिलीशन का केस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। द सेम जीन ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग chromosome cannot compensate for the deletion because it has been turned off by the methylation और epigenetic modification। तो अगर epigenetic modification हो जाती है तो इस imprinting disorder से बचा जा सकता है। So genetic deletion inherited from father result in Prader-Willi syndrome। तो ये जो भी genetic deletions हैं अगर father से आती हैं तो Prader-Willi syndrome देखा जाता है, and those inherited from the mother, अगर mother से आती हैं तो Engelmann syndrome होगा, और अगर फादर से आता है तो उसको पैराडे-विली सिंड्रोम जो है वो बोला जाता है। इसी तरह से कुछ न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो जो भी एपिजेनेटिक्स एरर्स हैं, कुछ न्यूरो
साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम जो है या मूड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो देखी जा सकती है। तो जो भी शिज़ोफ्रेनिया या मूड डिसऑर्डर्स है या ये जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं ये क्यों होते हैं, डीएनए के रीअरेंजमेंट, जैसे कि डीएनएमटी जीन्स की रीअरेंजमेंट होगी तो उससे ये प्रॉब्लम जो वो देखी जा सकती है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया जो ये जो न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स इसकी वजह से देखे जा सकते हैं, तो जिसकी वजह से मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, ओवर एक्सप्रेशन देखा जाता है गावा एर्गिक इंटरन्यूरॉन्स ऑफ द शिज़ोफ्रेनिक ब्रेन्स। तो जो भी पर्सन शिज़ोफ्रेनिक होगा उसमें गावा रिसेप्टर्स में क्या देखा जाता है, ओवर एक्सप्रेशन जो है वो गावा रिसेप्टर्स में देखा जाता है। जबकि हाइपर मिथाइलेशन जो है वो भी देखी गई है कि अगर हाइपर मिथाइलेशन हो जाती है, एक्सेस में हो जाती है, तो ये रिप्रेस करता है एक्सप्रेशन ऑफ द रिलीन्स की एक्सप्रेशन को रोकता है। और ये जो रिलीन होती है ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि नॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन के लिए चाहिए, मेमोरी की फॉर्मेशन के लिए चाहिए और साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी जो है उसके लिए चाहिए। सो इन ब्रेन टिश्यूज फ्रॉम पेशेंट विद शिज़ोफ्रेनिया एंड पेशेंट विद बाइपोलर इलनेस एंड साइकोसिस। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो पार्टिकुलर इस लेक्चर को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इंटरप्रेट करा हुआ है। जो भी रेफरेंसेस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं वो सारे रेफरेंसेस जो कि livescience.com या genome.gov से लिया गया है या utah.edu से लिया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक से दो बार देखें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है। वैसे तो मुझे 1 से 2 वीडियोज़ यहाँ पर प्ले करने चाहिए थे, पर मैंने सोचा एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा फुल फ्लैश्ड एपिजेनेटिक्स जो है उसको कवर किया जाए। सो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करें और पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।